गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में देख रहे थे मानव पर्यावरण अन्योन्य क्रिया उष्णकटिबंधीय उपोष्ण अध्याय 8 भूगोल खंड से। तो आइए स्टार्ट करते हैं। यहाँ देख रहे थे हम लोग कर्तन एवं दहन विधि। तो कर्तन एवं दहन की पद्धति है, उसके बारे में हम लोग पढ़ चुके। अब पढ़ेंगे हम लोग वर्षा वाले वन क्षेत्र। वर्षा वन के वनस्पति पढ़ रहे थे। वर्षा वन अत्यधिक मात्रा में घरों के लिए लकड़ी प्रदान करते हैं। वर्षा वन अत्यधिक मात्रा में घरों के लिए लकड़ी प्रदान करते हैं। कुछ परिवार मधुमक्खी के छत्ते के आकार वाले छप्पर के घरों में रहते हैं, जबकि कुछ लोग मालोका कहे जाने वाले बड़े अपार्टमेंट जैसे घरों में रहते हैं। यहाँ देखेंगे हम लोग कि वर्षा वन वाले क्षेत्र में अत्यधिक मात्रा में लकड़ी का प्रयोग किया जाता है और कुछ परिवार में मधुमक्खी जैसे छोटी छप्पर वाले घरों में रहते हैं लोग, और कुछ वाले बड़े घरों में, उसी को मालोका कहे जाने वाले अपार्टमेंट जैसे घरों में रहते हैं, जिसकी छत कैसी होती है, तीव्र ढलान होती है। अमेजन बेसिन के लोगों का जीवन धीरे धीरे क्या हो रहा है, बदल रहा है। पुराने समय में वन के अंदर पहुंचने के लिए नदी मार्ग की एकमात्र उपाय था। अमेजन बेसिन के लोगों का जीवन क्या हो रहा है, धीरे धीरे बदल रहा है, चेंज हो रहा है। तो पुराने समय में अमेजन बेसिन के लोग क्या करते थे, वन के अंदर पहुंचने के लिए, जंगलों तक पहुंचने के लिए उनका एक ही मार्ग था। कौन सा? नदी मार्ग। नदी के द्वारा उन लोग पहुँचते थे वहाँ। 1970 में ट्रांस अमेजन महामार्ग बनने से वर्षा वन के सभी भागों तक पहुंचना संभव हो गया। 1970 में क्या हुआ, ट्रांस अमेजन महामार्ग बन रहा था, तो वर्षा वन के सभी भागों में उससे पहुंचना संभव हो गया था। अनेक स्थानों पर पहुंचने के लिए हवाई जहाज़ों तथा हेलीकॉप्टरों का उपयोग किया जाता है। आजकल देखते हैं जगह जगह जहां नहीं भी पहुंच पाते हैं, उस जगह पर हवाई जहाज़ और हेलीकॉप्टर के द्वारा पहुंचाया जाता है। इस प्रक्रिया के फलस्वरूप वहां की मूल आबादी, वहां की जनसंख्या को उस क्षेत्र से बाहर निकालकर नए क्षेत्र में बसना पड़ा। तो वहाँ वर्षा वन अत्यधिक होने की वजह से अमेजन बेसिन के लोग क्या किए, उस क्षेत्र से निकलकर वे बाहर बसने लगे, जहाँ वे अपने पौराणिक तरीके से खेती करते रहे हैं। जैसे प्राचीन काल से ही वे क्या करते हैं, अपनी खेती करते आ रहे हैं। विकास की गतिविधियों के कारण जैविक विविधता वाले वर्षा वन धीरे धीरे क्या होते जा रहे हैं, नष्ट होते जा रहे हैं। पहले देखा जाता था बड़े बड़े जंगलों पर वन लगाए जाते थे, वन रहते थे, पर यहाँ देखते वर्षा वन धीरे धीरे क्या हो रहा है, धीरे धीरे नष्ट हो रहे हैं। ऐसा अनुमान है कि प्रतिवर्ष अमेजन बेसिन के वर्षा वन का बड़ा भाग क्या होता जा रहा है, लुप्त होते जा रहा है, क्योंकि वह प्रत्येक वर्ष क्या किया जाता है, कटाई किया जाता है। आजकल देखा जाता है अंधाधुंध की कटाई की वजह से और जंगलों में क्या किया जाता है, कभी भी गर्मी के मौसम में आग लगा दिया जाता है, तो छोटे पौधे रहते हुए क्या हो जाता है, जल जाता है।
आप देख सकते हैं कि वर्षा वनों के लुप्त होने के व्यापक प्रभाव हैं। यहाँ देखिए, वनों का क्रमिक विनाश। वर्षा के कारण मिट्टी की ऊपरी परत क्या हो जाती है, बह जाती है, क्योंकि जहाँ पर पेड़ लगाया जाता है उस स्थान में यदि पेड़ को काट दिया जाता है तो ज़्यादा पानी गिरता है, जैसे भारी बारिश होने की वजह से वहाँ की जो मिट्टी रहती है वह क्या हो जाती है, बह जाती है। एवं सघन वन बंजर भूमि में क्या हो जाता है, बदल जाता है। जहाँ पेड़ लगाए रहते हैं तो वह पेड़ों की जड़ों में क्या हो रहता है, मिट्टी बांधे रहता है एक दूसरे से। जब पेड़ कट जाती है तब वहाँ की मिट्टी क्या हो जाती है, बह जाती है, और वहाँ की भूमि क्या हो जाती है, बंजर बन जाती है, बंजर हो जाती है। गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में जीवन। उससे पहले हम लोग देख रहे थे अमेजन बेसिन के लोगों के बारे में। अब देखेंगे गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में जीवन। गंगा तथा ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियाँ मिलकर भारतीय उपमहाद्वीप में गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन का क्या करती है, निर्माण करती है। गंगा तथा ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियाँ मिलकर भारतीय उपमहाद्वीप में गंगा ब्रह्मपुत्र क्या करती, किस चीज़ की निर्माण करती है, बेसिन की। चित्र 8.8। यह बेसिन उपोष्ण में 10 अंश उत्तर से 30 अंश उपोष्ण में 10 अंश उत्तर से 30 उत्तर अक्षांश के मध्य स्थित है। यहाँ देखेंगे हम लोग मानचित्र में तीस अंश उत्तर से उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण। तो यहाँ पर है ना 20 अंश हो गया यहाँ पर। तो उत्तर से देखेंगे, उत्तर अक्षांश के मध्य स्थित है। घाघरा सोन चंबल गंडक कोसी जैसी गंगा की क्या है, सहायक नदियाँ एवं ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियाँ इसमें अपवाहित होती है। घाघरा सोन चंबल गंडक कोसी जैसी गंगा की सहायक नदियाँ एवं ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियाँ इसमें अपवाहित होती हैं, इसमें बहती है। घाघरा सोन चंबल गंडक कोसी जैसी सहायक गंगा की सहायक नदियाँ एवं ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियाँ इसमें क्या करती हैं, बहती हैं। एटलस की सहायता से ब्रह्मपुत्र की कुछ सहायक नदियों के नाम ढूंढें। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र के मैदान, पर्वत एवं हिमालय के गिरिपाद तथा सुंदर वन डेल्टा इस बेसिन की मुख्य विशेषताएं हैं। तो बच्चों यहाँ देखेंगे हम लोग गंगा एवं ब्रह्मपुत्र के मैदान, पर्वत एवं हिमालय के गिरिपाद तथा सुंदर वन डेल्टा। इस बेसिन की मुख्य विशेषताएं हैं। मैदानी क्षेत्र में अनेक चाप झील पाई जाती है। मैदानी क्षेत्र में कई प्रकार की झील पाई जाती हैं। यहाँ की जलवायु मुख्यतः कैसी होती है, मानसूनी होती है। मानसून में मध्य जून से मध्य सितंबर के बीच वर्षा होती है। बच्चों हम लोग देखेंगे जैसे हमारे इधर जो जून के फर्स्ट महीने में हवाएं चलती है, मतलब तो उसको बोलेंगे हम लोग मानसूनी हवाएं चलती हैं। मानसून में मध्य जून से मध्य सितंबर के बीच क्या होती है, वर्षा होती है। ग्रीष्म ऋतु में गर्मी तथा शीत ऋतु में क्या होती है,
ठंड होती है। भारत का मानचित्र देखिए, उन राज्यों के नाम बताइए जहाँ गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन स्थित है। बेसिन क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतियाँ हैं। बेसिन क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के समतली एरिया है जहाँ खेती करने के लायक है। जनसंख्या के वितरण में पर्यावरण की प्रमुख भूमिका होती है। तीव्र ढाल वाले पर्वतीय क्षेत्र बसने के लिए प्रतिकूल है, अतः गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन के पर्वतीय क्षेत्र में कम लोग रहते हैं। मानव प्रवास के लिए मैदानी क्षेत्र सबसे उपयुक्त है। बच्चों यहाँ देखेंगे हम लोग गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन के पर्वतीय क्षेत्र में कम ही लोग रहते हैं। मानव प्रवास के लिए मैदानी क्षेत्र सबसे अच्छी होती है, अतः यहाँ जनसंख्या घनत्व अधिक है। मैदानी क्षेत्र में अधिकतर देखा जाता है वहाँ की जनसंख्या अधिक रहती है। यहाँ की मिट्टी उपजाऊ है। जिन स्थानों पर फसल उगाने के लिए समतल भूमि उपलब्ध है वहाँ के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या है? कृषि है। धान यहाँ की मुख्य फसल है और चूँकि धान की खेती के लिए पर्याप्त जल की आवश्यकता होती है, यह उसी क्षेत्र में उगाया जाता है जहाँ अधिक वर्षा होती है। धान की खेती के लिए पर्याप्त जल वहाँ प्राप्त होती है और यह उसी क्षेत्र में उगाया जाता है जहाँ अधिक वर्षा होती है। यहाँ उगाई जाने वाली अन्य फसलें गेहूँ, मक्का, ज्वार, चना एवं बाजरा है। तो हम लोग यहाँ देखेंगे समतल भूमि उपलब्ध है, वहाँ के लोग की क्या मुख्य व्यवसाय है। मुख्य व्यवसाय वहाँ की है कृषि। धान यहाँ की मुख्य फसल है, जो कि धान की खेती के लिए पर्याप्त जल की आवश्यकता होती है। यह उसी क्षेत्र में उगाया जाता है जहाँ अधिक वर्षा होती है। यहाँ उगाई जाने वाली अन्य फसलें गेहूँ, मक्का, ज्वार, चना एवं बाजरा है। गन्ना एवं जूट जैसी नकदी फसलें भी यहाँ क्या होती है? उगाई जाती है। मैदान के कुछ क्षेत्रों में केले हैं। केले के बागान भी देखे जाते हैं। मैदानी क्षेत्र में केले के बागान भी पाए जाते हैं और वहाँ गन्ना एवं जूट जैसी नकदी फसलें भी उगाई जाती है। मैदान के कुछ क्षेत्रों में केले के बागान भी देखे जाते हैं। पश्चिम बंगाल एवं असम में चाय के बागान मिलते हैं। तो यहाँ देखेंगे मैदानी एरिया में केले के बागान और असम जैसे एरिया में पश्चिम बंगाल एवं असम में चाय के बागान मिलते हैं। बिहार एवं असम के कुछ भागों में सिल्क के कीड़ों का संवर्धन कर सिल्क का उत्पादन किया जाता है। यहाँ देखेंगे आसाम के कुछ भागों में सिल्क के कीड़े, तो हम लोग इधर देखेंगे शहतूत में पालते हैं जो कीड़ा। सिल्क के कीड़ों का संवर्धन कर सिल्क का उत्पादन किया जाता है। मंद ढलान वाले पर्वतों एवं पहाड़ियों पर वेदिकाओं में फसलें उगाई जाती है। वेदिका छोटी छोटी उसमें बना करके मिट्टी ऊपर उठी हुई भाग को चूँकि धान की खेती पर्याप्त जल की आवश्यकता होती है, पढ़ लिए।
वेदिकाओं में फसलें उगाई जाती है। विभिन्न भू आकृतियों के अनुसार वनस्पति में भी विभिन्नता पाई जाती है। गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदानों में सागवान, साखू एवं पीपल के साथ उष्णकटिबंधीय पर्णपाती पेड़ भी पाए जाते हैं। विभिन्न भू आकृति मतलब भूमि क्षेत्र के अनुसार वनस्पति में भी विभिन्नता पाई जाती है। गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदान में सागवान, साखू एवं पीपल के साथ उष्णकटिबंधीय पर्णपाती पेड़ भी पाए जाते हैं। ब्रह्मपुत्र के मैदानों में घने बांस के घने झुरमुट पाए जाते हैं। ब्रह्मपुत्र के मैदानी में वहाँ बांस भी लगाते हैं और उनकी झुरमुट पाई जाती हैं। डेल्टा क्षेत्र मैंग्रोव वन से घिरा है। उत्तराखंड, सिक्किम एवं अरुणाचल प्रदेश की ठंडी जलवायु व तीव्र ढाल वाले भागों में चीड़, देवदार, फर जैसे शंकुधारी पेड़ पाए जाते हैं। वहाँ देखेंगे हम लोग ब्रह्मपुत्र के मैदानी क्षेत्र में घने बांस के घने झुरमुट। ब्रह्मपुत्र के मैदानी क्षेत्रों में घने बांस के घने झुरमुट पाए जाते हैं। डेल्टा क्षेत्र मैंग्रोव वन से घिरा है। उत्तराखंड, सिक्किम एवं अरुणाचल प्रदेश की ठंडी जलवायु एवं तीव्र ढाल वाले भागों में चीड़, देवदार एवं फर जैसे शंकुधारी पेड़ पाए जाते हैं। शंकुधारी बोले तो थोड़ी सी नुकीली टाइप से है ना, इस टाइप से। ब्रह्मपुत्र नदी के विभिन्न स्थानों पर विभिन्न नामों से जाना जाता है। जनसंख्या घनत्व का अर्थ है 1 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या। और है क्रियाकलाप, जूट, बांस एवं सिल्क से बने हस्तशिल्प एकत्रित करें, उन्हें अपनी कक्षा में सजाएं। उन स्थानों पर पता लगाएं जहाँ उनका निर्माण हुआ था। बेसिन में विविध प्रकार के वन्य जीव पाए जाते हैं। बेसिन में कई प्रकार की जीव जंतु वहाँ पाई जाती है। बाघ, हिरण एवं बंदर आदि सामान्य रूप से पाए जाने वाले जीव हैं। एक सींग वाला गैंडा ब्रह्मपुत्र के मैदानों में पाया जाता है। डेल्टा क्षेत्र में बंगाल वन्यजीव पाए जाते हैं। इनमें हाथी, बाघ, हिरण एवं बंदर आदि सामान्य रूप से पाए जाने वाले जीव हैं। एक सींग वाले गैंडा ब्रह्मपुत्र के मैदानों में पाया जाता है। डेल्टा क्षेत्र में बंगाल टाइगर, मगर एवं घड़ियाल पाए जाते हैं। नदी के साफ जल, झील एवं बंगाल की खाड़ी में मछलियों की
बंगाल की खाड़ी में प्रचुर मात्रा में जलीय जीव पाए जाते हैं। रोहू, कतला एवं हिल्सा मछलियों की सबसे लोकप्रिय प्रजातियां हैं। मछली एवं चावल इस क्षेत्र में रहने वाले लोगों का क्या है, मुख्य आहार है। क्या क्या? मछली एवं चावल इस क्षेत्र में रहने वाले लोगों का क्या है, मुख्य आहार है। तो हम लोग यहाँ देखेंगे बच्चों, एक सींग वाला गैंडा और दूसरा मगरमच्छ। और इधर वेदिकाओं का निर्माण खड़ी ढलानों पर समतल सतह बनाकर कृषि करने के लिए होता है। कृषि करने के लिए होता है। ढलान को इसलिए हटाया जाता है कि जल का प्रवाह तीव्रता से ना हो। वेदिकाओं का निर्माण एवं खड़ी ढलानों पर क्या किया जाता है, समतल सतह बनाकर कृषि करने के लिए होता है। ढलान को इसलिए हटाया जाता है कि जल का प्रवाह तीव्रता से ना हो। और देखेंगे हम लोग बेसिन में विविध प्रकार के वन्यजीव पाए जाते हैं। ये पढ़ लिए हम लोग। एक सिंगल गैंडा और मगर यहाँ है। वेदिका कृषि किस प्रकार किया जाता है उसके बारे में यहाँ दिखाया गया है। अब देखेंगे हम लोग झील। जीविका का साधन, एक केस अध्ययन हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे, झील के बारे में। झील में भी एक जीविका का साधन, इसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। विनोद एक मछुआरा है। कौन? विनोद, जो बिहार के मतवाली मौन गांव में रहता है। विनोद कहाँ रहता है? मतवाली मौन गांव में। आज वह एक प्रसन्न व्यक्ति है। मछलियों की विभिन्न प्रजातियों को पालने के लिए उसने अपने साथी मछुआरों रविंद्र, किशोर, राजू तथा अन्य के साथ मौन या चाप झील को साफ किया। किस किस की चीज़ों को? मछलियों की विभिन्न प्रजातियों को पालने के लिए उसने अपने साथी मछुआरों रविंद्र, किशोर, राजू तथा अन्य के साथ मौन या चाप झील को साफ किया। झील में उगने वाले स्थानीय खरपतवार यानी घास पात, खरपतवार वेलेनेरिया हाइड्रिला मछलियों का क्या है, भोजन बनते हैं। झील के आसपास की भूमि उपजाऊ है। वह इस जमीन पर धान, मक्का एवं दलहन जैसी फसलें होता है। दलहन जैसे यहाँ देखेंगे कौन कौन सी, धान, मक्का और दलहन जैसी फसलें बोता है। खेत की जुताई के लिए भैंसे का उपयोग किया जाता है। वहाँ के लोग बहुत संतुष्ट हैं। कहाँ के लोग? मतमौन मतवाली के गांव के लोग, है ना। वहाँ के लोग बहुत संतुष्ट हैं। तो बच्चों हम लोग इधर पढ़ लेते हैं। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदी के अलावड़ जल में एक प्रकार की डॉल्फिन पाई जाती है। यह देखेंगे गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदी के अलावड़ जल में एक प्रकार की कौन सी मछली पाई जाती है? डॉल्फिन पाई जाती है, जिसे स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? सुसु अथवा अंधी डॉल्फिन कहा जाता है। सुसु की उपस्थिति में जल की शुद्धता का पता चलता है। रसायन की अत्यधिक मात्रा वाले गैर उपचारित औद्योगिक एवं शहरी गंदगी इन प्रजातियों को क्या कर रहे हैं? नष्ट कर रहे हैं। और शहरों में अत्यधिक मात्रा में जैसे फैक्ट्री सब में अधिक से अधिक मात्रा में क्या किया जाता है? वहाँ कार्य किया जाता है, जिसमें से उसमें जो गंदे पदार्थ आती है उसको लेकर के कहाँ बहा दिया जाता है? नदियों में। तो ये सब मिलकर समुद्र में जा कर के इस अंधी डॉल्फिन जैसे जीव को नष्ट कर रहे हैं।
नदी में पकड़ने, खाने व बेचने के लिए काफ़ी मछलियाँ हैं, जिन्हें पकड़कर वो पास के शहरों में भी बेचते हैं। नदी में पकड़ने, खाने व बेचने के लिए उन्हें काफ़ी मछलियाँ मिल जाती हैं, जिन्हें पकड़कर वे पास के शहरों में भी बेचते हैं। यह समुदाय प्रकृति के साथ समरसता बना रहता है, मतलब अच्छे स्वभाव से। जब तक पास के शहरों का प्रदूषण इस झील तक नहीं पहुंचता, तब तक मत्स्य पालन को कोई खतरा नहीं है। देखिए, इधर प्रदूषित झील है। अब देखेंगे हम लोग सार्वभौमिक स्वच्छता कवरेज प्राप्त करने और स्वच्छता पर ध्यान केंद्रित करने के प्रयासों में तेजी लाने के लिए भारत के प्रधानमंत्री ने 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत मिशन का शुभारंभ किया है। बच्चों, हमारे छत्तीसगढ़ में, हमारे पूरे भारत देश में क्या किया है? स्वच्छ भारत मिशन लागू किया गया है। कब? 2 अक्टूबर 2014 को। गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदानों में कई बड़े शहर एवं कस्बे स्थित हैं। इलाहाबाद, कानपुर, वाराणसी, लखनऊ, पटना एवं कोलकाता जैसे हर 10 लाख से अधिक आबादी वाले 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहर गंगा नदी के तट पर ही क्या किए हैं? स्थित हैं। और चित्र 8.13 इन शहरों पर यहाँ स्थित उद्योगों का गंदा पानी भी कहाँ जा कर के मिलता है? नदियों में, जिससे नदी की पानी क्या हो जाती है? प्रदूषित हो जाती है। वहाँ नदी के पानी यूज करने के लायक नहीं रहती है। बेसिन में यातायात का सुविकसित तंत्र उपस्थित है। आप देख सकते हैं कि गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में यातायात के 4 मार्ग सुविकसित है। बच्चों, हम लोग यहाँ देखेंगे बेसिन में यातायात का सुविकसित तंत्र उपस्थित है। आप देख सकते हैं कि गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में यातायात के 4 मार्ग सुविकसित हैं। देखते हैं हम लोग कौन कौन से 4 मार्ग। मैदानी इलाकों के लोग सड़क मार्ग एवं रेल मार्ग द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं। किसके द्वारा? सड़क मार्ग और रेल मार्ग के द्वारा। नदी के तटीय क्षेत्रों में जल मार्ग यातायात का प्रभावशाली माध्यम है। कोलकाता हुगली नदी पर स्थित एक महत्वपूर्ण पतन है। मैदानी क्षेत्र में कई बड़े हवाई पतन भी स्थित हैं। वहाँ जहाज है ना। पर्यटन पर बेसिन की एक महत्वपूर्ण क्रिया है। आगरा में यमुना के किनारे स्थित ताजमहल, इलाहाबाद में गंगा ब्रह्मपुत्र पर्यटन इस बेसिन की एक महत्वपूर्ण क्रिया है। आगरा में यमुना के किनारे स्थित ताजमहल, इलाहाबाद में गंगा एवं जमुना नदी का संगम, उत्तर प्रदेश एवं बिहार में बौद्ध स्तूप, लखनऊ का इमाम बाड़ा, असम का कांचीरंगा एवं मानस वन्य प्राणी अभय वन तथा अरुणाचल प्रदेश की प्रविष्टि जनजाति जैसे कई दर्शन मिले हैं। बच्चों, हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया। अगले दिन देखेंगे अध्याय 9। आप लोगों के लिए होमवर्क दिया जा रहा है। नागरिक शास्त्र खंड से अध्याय 5 देखेंगे हम लोग। शिक्षक की सहायता से नक्शे में दिखाए गए छत्तीसगढ़ के अन्य सीमेंट कारखाने की सूची बनाइए। बच्चों, हम लोग इसको पढ़ चुके हैं, है ना। तो ये आप लोग का एक HW हो गया और एक है, बस एक ही करते हैं ना। और इसमें देखेंगे हम लोग एक बच गया है अध्याय 5 का। ये एक HW हो गया है। अध्याय 5 से है, यदि कोसा उद्योग से छोटा व्यापारी हट जाए तो बुनकरों के काम की
क्या क्या विशेषताएं हैं। ये क्वेश्चन हो गया आप लोग का। और एक है अध्याय 5 से, शिक्षक की सहायता से नक्शे में दिखाए गए छत्तीसगढ़ में अन्य सीमेंट कारखानों की सूची बनाइए। दो हो गया। ये दोनों होमवर्क करके टाइम से मेरे नंबर पे सेंड कर दीजिएगा।